नमस्कार साथियों, फार्मर्स लव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष योगी, एमएससी फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। आप सभी के लिए, जैसा कि कल की सीरीज में बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के अंदर जो सॉइल साइंस का फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के नाम से जो कोर्स चल रहा है, उसी की सीरीज में कल हम एक कोर्स का शुरुआत किया था। उसी के आगे की क्लास में हम देखेंगे। कल हमने यहाँ तक अराउंड सॉइल का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने रॉक्स के बारे में देखा। रॉक्स के आगे आज हम देखेंगे कि रॉक्स के थ्रू जो वेदरिंग प्रोसेस होके आगे जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस वे से होता है, कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन से फैक्टर्स है, और एक्चुअली वो साइट जिसको जहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, इन सब की उसमें हम उसी सीरीज में आगे बात करेंगे। तो कल हमने रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें 3 टाइप्स की रॉक्स हमने देखी थी: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक जो डायरेक्टली हमारी मॉल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन से बन रही थी, और सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस से बन रही थी। और जो हमने ये भी देखा था कि जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से बन सकती है, बट जो इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से बन सकती है। हाँ, और जो इग्नियस रॉक जिसको है जो हम पेरेंट रॉक बोल रहे हैं, और उसी को हम प्राइमरी रॉक भी बोलेंगे, क्योंकि बाकी सारी रॉक्स का फॉर्मेशन जो है वो इग्नियस रॉक से ही हो रहा है। तो आज हम रॉक्स के बाद में मिनरल्स को, कौन कौन से टाइप के मिनरल्स है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और बाकी चीज़ हम अच्छे से देखेंगे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिनरल्स से। एक सेकंड, मैं इसको बोर्ड को थोड़ा सेट कर लेता हूँ यार। हम्म तो मिनरल्स की मैं अगर बात करूं, तो मैं पहले इसकी एक बेक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा पेन लेता हूँ। हम बोर्ड पे बात करते हैं इसका। तो सबसे पहले कि जो हमने कल एक हमारा एक सरफेस देखा, ठीक है, हमारा एक लैंड का सरफेस है, इसके नीचे हमारा एक मैग्मा प्रिसिपिटेट रहेगा, जो कि एक लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। ये मैग्मा क्या करेगा कि ये सरफेस की ओर मूव करेगा। जब मूव करेगा तो टेम्परेचर में हाईली रिडक्शन देखने को हमको मिलेगा, जिसकी वजह से ये या तो अबव दी सरफेस या बिलो दी सरफेस इसका सॉलिडिफिकेशन होगा। अगर हम इसको, अगर बिलो दी सरफेस अगर इसका सॉलिडिफिकेशन होता है, तो हमने इग्नियस के टाइप के अंदर इंट्रूसिव टाइप की रॉक्स जिसको हमने पढ़ी थी। और अगर इसका अबव दी सरफेस अगर सॉलिडिफिकेशन होता है, तो इग्नियस रॉक के ही टाइप में हम एक्सट्रूसिव टाइप का रॉक हमने देखा था। इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है सर, मोल्टन मैग्मा का हमारा क्रिस्टलाइजेशन भी हो गया है और रॉक का फॉर्मेशन भी हो गया है, बट बात तो हमें मिनरल्स की करनी है। तो उसी सीरीज में हम बात करते हुए हम देखेंगे कि हमने एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन कर ली थी कि रॉक का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है वेरियस टाइप्स की मिनरल से। ये मिनरल्स कहाँ, रॉक्स के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है साहब, हमें समझ आ गया कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं लिखूं रॉक, तो इसी के अंदर मैं लिख सकता हूं क्या, मिनरल्स भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब सर बात हमको ये है कि रॉक का फॉर्मेशन होता है तो मिनरल्स कैसे बनता है, उसी की स्टोरी, उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं। तो हम देखेंगे कि कल हमने एक चीज और देखी थी कि हमने एक क्रस्ट नाम की एक चीज देखी थी कि जब हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात की तो 3 लेयर्स हमको देखने को मिली। सबसे आउटर लेयर थी, उसको हमने क्रस्ट बोला, उसके अंदर की लेयर को हमने मेंटल बोला, और जस्ट बिल्कुल अंदर वाली लेयर को कोर बोला, जो कि 2 टाइप की थी हमारे पास, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है,
तो हम जब इस क्रस्ट की बात कर रहे थे तो हमने इसका कंपोजिशन भी देखा था। कंपोजिशन देखा था तो हमने देखा था कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो मिनरल पाया जाता है वो है फेल्डस्पार, और फेल्डस्पार का फॉर्मूला होता है KAlSi3O8। ठीक है, इसी के दो टाइप में हमने एक मिनरल्स और देखा, इसी का टाइप था वो एल्बाइट और एनोर्दाइट। एल्बाइट और एनोर्दाइट, ठीक है, इसी से हमने फॉर्मूला बनाया था। कुछ भी चेंज नहीं करना, एनाइन हमारा सेम रहेगा, ओनली कैटाइन चेंज होगा। तो पोटेशियम की जगह एल्बाइट के केस में आ जाएगा सोडियम और एनोर्दाइट के केस में आ जाएगा कैल्शियम, बाकी एनाइन हमारा पूरा सेम रहेगा। ऐसे हमने इसका फॉर्मूला बनाया और इसी से हमने अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन निकाला था कल। ठीक है, रटने की जरूरत थी ही नहीं, हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जब हमने अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन देखा तो सबसे पहले हमको सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन देखने को मिला, कितना परसेंट, अराउंड 46%। उसके बाद हमको सिलिका देखने को मिला, कितना परसेंट, अराउंड 24%। इसका एग्जैक्ट अमाउंट में एक बार देख लेता हूं। अराउंड 27%, सॉरी मुझे 24 का थोड़ा याद रह गया, अराउंड 27%। ये दो चीज हमको देखने को मिली। अब हम जब मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है, कि मिनरल्स बनता कैसे है, तो हम जब इसका मोल्टन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन की बात जब हम करते हैं, जब इस मोल्टन मैग्मा का क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, उस टाइम के अंदर इस रॉक्स के अंदर, इस मोल्टन मैग्मा के अंदर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, मोस्टली कौन सा एलिमेंट रहेगा, ये दोनों, ऑक्सीजन और सिलिका। कौन सा, ऑक्सीजन और सिलिका। ऑक्सीजन इसके अंदर कैटाइन फॉर्म के अंदर है, ऑक्सीजन यहाँ एनाइन फॉर्म के अंदर है। स्टोरी ध्यान से सुनेंगे, बाकी थ्योरी आपको क्लियर कट इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे हम लोग। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा की जब अपन बात कर रहे थे, तो जितने भी टाइप के एलिमेंट मैग्मा के अंदर थे, तो अब बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स पे तो अपन जाएंगे नहीं, मोस्टली जो हाईएस्ट अमाउंट के अंदर जो प्रेजेंट है, और वो हम जान चुके हैं कि सिलिका और ऑक्सीजन है। यही क्यों है सर, तो जवाब आपको मिल गया कि अर्थ क्रस्ट से आ गया। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अराउंड 3/4, लगभग 60%, दोनों को अगर ऐड करोगे तो अराउंड 66%, 3/4 पार्ट आपको किसका देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन और सिलिका का। ठीक है, इन दोनों का जब सॉलिडिफिकेशन होता है, मतलब मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन मींस सिलिका और ऑक्सीजन का सॉलिडिफिकेशन, जब इन दोनों का सॉलिडिफिकेशन होगा तो ये क्या होगा कि दोनों के बीच में, कैटायन और एनायन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा। अट्रैक्शन जब क्रिएट होगा तो किस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमको, जो सिलिका है इसका अगर हम डायामीटर की बात करूंगा मैं, तो इसका डायामीटर होता है 0.42 एंगस्ट्रम, और ऑक्सीजन के डायमीटर की मैं बात करूंगा तो इसका डायमीटर होगा 1.32 एंगस्ट्रम। ठीक है, हम देख रहे हैं कि सिलिका की जो, सॉरी, ऑक्सीजन की जो साइज है, ऑक्सीजन का जो डायमीटर है वो सिलिका से लगभग 2 गुने से भी ज्यादा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सिलिका के चारों तरफ हमको 4 ऑक्सीजन एनायन फॉर्म में प्रेजेंट होते हुए दिखेगा। मतलब एक सिलिका कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर चार्ज की मैं बात करूं तो 4 सिलिका के ऊपर +4 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो अगर 4 ऑक्सीजन है तो 8 चार्ज इसके ऊपर रहेगा, माइनस का 8, तो माइनस का 4 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्मूले को भी हम ध्यान से देखेंगे और स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब अगर सिलिका के ऊपर प्लस चार्ज है, +4 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है, सिलिका के ऊपर कितना है, +4, ऑक्सीजन के पास कितना है, -2, तो फिर ये ऑक्सीजन तो 2 ही को सेटिस्फाई करेगा ना यार, ये 4 को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज हमको याद रखना है, और यही जो हमको इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन बन के आएगा, चाहे वो एमसीक्यू में पूछो, चाहे आप जेआरएफ का तैयारी करोगे तो वहां भी आपको ये पूछेगा कि सिलिका के, अगर इसको हम केमिकली 2 चीज होगी यहाँ पे, तो इसीलिए हम जो ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये अगर सिलिका
+4 है, तो अगर इसके साथ ओनली 2 ही एनायन, 2 ही ऑक्सीजन जुड़ते तो हम इसको क्या बोल देते कि ये स्ट्रक्चर केमिकली स्टेबल है। क्या है जी? केमिकली स्टेबल है। लेकिन ये तो 4 के साथ अटैच है, 4 के साथ अटैच है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये केमिकली तो अनस्टेबल है और जियोमेट्रिकली अनस्टेबल है, जियोमेट्रिकली अनस्टेबल है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आप 5 स्टार टैग कर लो अभी से ही कि 100% पूछेगा कि सिलिका टेट्राहेड्रा की जो हमारी स्ट्रक्चर है, जो किस तरीके की बनती है वो मैं आपको एक्चुअल में स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं अभी। ये मेरा सेंटर के अंदर सिलिका रहेगा, ये 4 ऑक्सीजन के एनायन इस तरीके से जुड़े मिलेंगे आपको। इसको मैं क्या बोलूंगा? सिलिका टेट्राहेड्रा। अब सर मैं तो भूल गया पीछे की क्या स्टोरी थी, दोबारा सुनो। रॉक्स की हमने बात की थी, रॉक्स का फॉर्मेशन किससे हुआ था? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा से। हमने बात ये भी की थी कि रॉक्स के अंदर क्या होती है? मिनरल्स होती है। तो आज हम बात करें कि मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब मोल्टन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हमारा हो रहा था, उसके अंदर जितने भी टाइप के एलिमेंट थे, मोस्टली डोमिनेंट एलिमेंट हमको सिलिका और ऑक्सीजन देखने को मिला। ठीक है, उसका जो अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किस बेसिस के ऊपर हुआ? अट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर हुआ। तो कैटायन ने एनायन को अट्रैक्ट किया, तो एक सिलिका के पास +4 चार्ज है, इसलिए हम बोलेंगे कि वो ओनली 2 ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। बट यहां तो 4 ऑक्सीजन को कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला कि केमिकली तो ये अनस्टेबल है और जियोमेट्रिकली ये स्टेबल है। ठीक है, ये कहानी आपको क्लियर कट समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं हमारी पीपीटी पे, वो क्या बोलती है। अब थ्योरी आपको एकदम एक बार देखते ही आप समझ उसको रिलेट कर पाओगे। तो हम इसको देखते हैं, ये क्या बोल रहा है हमारा। ये बात कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स की। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स की। तो ये बोल रहा है कि व्हेन मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाइज, बात आ गई भाई, व्हेन मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाइज द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट देयर इन फ्रीली अरेंज देमसेल्व्स इन अकॉर्डेंस विद द अट्रैक्टिव फोर्सेस। किसके अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट हो रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस के अकॉर्डिंग। एंड जियोमेट्रिकली फॉर्म, जियोमेट्रिकली इट इज पॉसिबल टू अरेंज ओनली 4 ऑक्सीजन एटम्स विद रेडियस कितना है? 1.32 एंगस्ट्रम अराउंड अ सेंट्रल सिलिकल कैटायन विद रेडियस 0.42 एंगस्ट्रम। हमने बात की थी कि सिलिका का जो डायामीटर है वो 0.42 एंगस्ट्रम का है, बिल्कुल छोटा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो चारों जितने भी पांचों के पांचों एलिमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल टच में रहेंगे अगर एक्चुअल में हम उसको देखेंगे तो। बाकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के बताया अभी किस तरीके से बनेगा। तो ये block of all the silicate minerals of the earth crust, the amount of charge carried by silicon ion +4 and by oxygen -2 in order to attain neutrality। अगर इसको न्यूट्रल करने के लिए 1 silicon ion would combine with only 2 oxygen ions, यही बात हमने करी थी अभी, to form SiO2। बट जियोमेट्रिकल स्टेबल स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिकल स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? SiO4 वाली, जो हमने इस स्ट्रक्चर की बात करी थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जियोमेट्रिकली स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? ये वाली। एक क्वार्ट्ज का और पूछता है, ठीक है, क्वार्ट्ज का और पूछता है कि केमिकली और जियोमेट्रिकली दोनों तरीके से स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? जो टेक्टोसिलिकेट में, अभी हम इसी के बाद वाली स्लाइड में हम उसको देखेंगे। अभी मैंने उसको इसीलिए जिक्र नहीं किया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये जो सिलिका टेट्राहेड्रा है ये जियोमेट्रिकली स्टेबल है, ये चीज आप याद रखेंगे, केमिकली स्टेबल नहीं है। ठीक है, कैरीज नेट नेगेटिव चार्ज 4, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज 4 रखता है। ठीक है, ये तो था मिनरल के फॉर्मेशन की स्टोरी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब अपन एक बार और बोर्ड पे चलते हैं।
मिनरल्स एक ऐसी चीज है कि अगर आपको इसके पीछे की थोड़ी सी बैक स्टोरी अगर समझ ली ना ध्यान से देख के, तो आपको मिनरल्स की थ्योरी पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, और सीधी सीधी जब एग्जाम में आप लिखोगे ना, सीधा सीधा चीजें माइंड में आएगी। आप मना भी करोगे ना खुद को कि अरे यार मत याद, यार क्यों आ रहा है इतना इतना, तो मेरे पास टाइम ही नहीं एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है, फिर भी याद आएगा अगर आपने स्टोरी अच्छे से देख ली तो, ठीक है। तो आप देखेंगे मिनरल्स की ऐसी है क्योंकि एक से दूसरी चीज बिल्कुल जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की, ठीक है ना, उसी रॉक से, उसी मोल्टन मैग्मा से आपका ये कंटेंट भी निकाल दूंगा, पूरा बोर्ड भर दूंगा, आप देखते जाओ बस, ठीक है। कुछ ही एक्स्ट्रा मैंने याद नहीं रख रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है भैया। मेरे को तो सर सिर्फ इतना ही पता है, इतना ही जानता हूं मैं तो साहब, कि ये मेरी रॉक्स है जो कुछ सरफेस के बाहर दिखती है और कुछ मेरे को अंदर दिखती है, जो मेरी सॉइल के जो अर्थ सरफेस के अंदर बेड रॉक का काम करती है, ठीक है। ये मेरी रॉक है और मुझे इतना पता है कि ये सिर्फ मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनी हुई है, ठीक है, इतना ही याद रखना है भैया। इसको मैं मानो कि इस राउंड के मैंने पूरी इसको रॉक मान लिया, ठीक है। मैंने ये भी मान लिया कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल्स है। क्या है जी? अलग अलग टाइप के मिनरल्स है। कल मैंने रॉक्स का एक क्लासिफिकेशन भी बताया था आपको, मिनरल्स के नंबर ऑफ मिनरल्स के बेसिस के ऊपर, मोनो मिनरलिक और पॉली मिनरलिक। मोनो मिनरलिक रॉक का एग्जांपल आप मुझे बताओगे, मैंने ट्रिक से बताया था, ओनली। मोनो मतलब एक ही मिनरल है, तो मैं ओनली से जोड़ दूंगा ओलिवाइन, ठीक है। तो ओलिवाइन, अगर मोनो मिनरलिक रॉक का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप ओलिवाइन को टिक करके आओगे, ठीक है। इसी के बाद ये बहुत सारे इस रॉक्स के अंदर मुझे मिनरल देखने को मिल रहे हैं। जनरली रॉक्स है पॉली मिनरलिक ही होती है, मोनो मिनरलिक कोई रेयरली केस में देखने को मिलती है हमको। तो ये जो पॉली मिनरलिक रॉक है, इसके अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, अगर तो अब मैं यहाँ पे मिनरल्स के क्लासिफिकेशन के अंदर 3 टाइप्स के मिनरल्स देखूंगा। प्राइमरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स। एसेंशियल मिनरल्स और एक्सेसरीज मिनरल्स, ठीक है। ये 4 टाइप के मेरे को मिनरल्स देखने हैं। इसकी डेफिनेशन मैं कैसे याद रखूं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में याद रखने के लिए जो प्राइमरी मिनरल्स है, मैं किसको बोलूंगा भाई, कि सर जो उस टाइम के ऊपर जो मोल्टन मैग्मा मेरा सॉलिडिफाई हुआ, उस टाइम के अंदर जो डायरेक्ट मोल्टन मैग्मा से जो मेरा मिनरल बन के तैयार हुआ है, डायरेक्ट मोल्टन मैग्मा से, ठीक है, डायरेक्ट formed directly from the molten magma which is called primary minerals, ठीक है। प्राइमरी मिनरल्स किसको बोलूंगा मैं, मिनरल्स which is formed by the डायरेक्ट शब्द लगाऊंगा मैं इसके, डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, ठीक है। मतलब बिना किसी रॉक्स की वेदरिंग के हुए डायरेक्ट जो मिनरल मेरा बन के तैयार हो रहा है एकदम फ्रेशली, ठीक है, उसको मैं क्या बोल दूंगा, प्राइमरी मिनरल्स। अब मैं सेकेंडरी मिनरल्स किसको बोलूंगा, अरे भाई जब इस प्राइमरी मिनरल्स के अंदर वेदरिंग हो जाएगी, ठीक है, ये वेदरिंग भी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, जस्ट आज इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस प्राइमरी मिनरल की वेदरिंग से जिस रॉक का निर्माण होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, सेकेंडरी मिनरल बोलता हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सॉइल के अंदर जितने भी सिलिकेट क्ले मिनरल पाए जाते हैं, जो हम और आप बहुत परेशान होते हैं, वो भी अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। सिलिकेट क्ले मिनरल्स, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है, क्लोराइट, ठीक है, वर्मिकुलाइट, ये सारे के सारे मिनरल किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर आएंगे। और ये किससे बनेंगे, ये प्राइमरी मिनरल्स की वेदरिंग से बनेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल का कॉन्सेप्ट तो मैंने
ऐसे क्लियर कर लिया साहब, ठीक है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं अपन, अभी कुछ नई चीज नहीं बात की अभी तक, ठीक है ना। बस आप ध्यान से देखते जाओ। 100% मिनरल का इस तरीके का कॉन्सेप्ट आज आप लेके जाने वाले हो कि थ्योरी जब आप किताब उठा के देखोगे, जब फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस IIII आप देखोगे, फंडामेंट IIII, उसके अंदर ऐसा लाइन टू लाइन चीजें आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये देखेंगे आप कि प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, और एग्जांपल हम अभी स्लाइड से देख लेंगे साहब, ठीक है। बात सुनो, आगे दो चीज और है साहब। कौन सी भाई? एक तो सर आपने लिखा है कि असेंशियल मिनरल, और दूसरा लिखा है एक्सेसरीज मिनरल, ठीक है, एक्सेसरीज मिनरल। अब मेरे को आप छोटी सी बात ये लेके जाओ कि आप अभी दिवाली निकली है, आप जब भी कोई भी बाइक लेने जाते हो, ठीक है, बाइक लेने जाते हो तो वो क्या बोलता है आपको? एक तो बाइक दे देता है और विद बोलता है विद एसेसरीज हो रहा है, ठीक है। साथ में वो आपको हेलमेट भी दे देगा और एक दो चीजें और ऐड कर देगा, ठीक है। तो आपकी जो वो बाइक है, जो मेन आपका कंटेंट है, वो तो क्या हो गया? एसेंशियल मिनरल हो गया। और उसके साथ के अंदर जो चीजें, छोटी मोटी चीजें आसपास में आपको वो दे देता है, उसको हम क्या बोल देंगे? एसेसरीज मिनरल बोल देंगे, ठीक है। तो रॉक के केस में भी यही चीज है कि सर जो इस रॉक के अंदर हाईएस्ट अमाउंट के अंदर जो प्रेजेंट है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, उसको तो मैं क्या बोल दूंगा? एसेंशियल मिनरल बोल दूंगा इस रॉक का, ठीक है। और जो छोटी मोटी मात्रा में जो साथ के अंदर जो वो दे देता है, ठीक है, जो छोटे क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, उसको मैं क्या बोल दूंगा? एसेसरीज मिनरल बोल दूंगा। ये इमेज आपको बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता कि अब कुछ चीजें बची होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं अब सीधा स्लाइड के ऊपर, वो क्या बोलती है, ठीक है। ये स्लाइड है सीधी, मैं आपकी IIII की किताब की स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, अभी आप इसको रिलेट कर पाओगे आराम से, ठीक है ना। ये लो जी, ये आपका प्राइमरी मिनरल्स आ गया। ये क्या बोल रहा है? दी ओरिजिनल मिनरल, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्या हो गया यार ये? ये क्या बोल रहा है? प्राइमरी मिनरल्स की बात कर रहा है। एक मिनट यार। हम्म हाँ, प्राइमरी मिनरल्स की बात कर रहा है। तो अभी हमने जो पीछे पूरा बोर्ड भरा था, उसी की स्टोरी यहां पर लिखी हुई है, देखेंगे। द ओरिजिनल मिनरल कंपोनेंट ऑफ रॉक इज कॉल्ड प्राइमरी मिनरल, ठीक है। ओरिजिनल रॉक मिनरल जो कि डायरेक्ट मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बन करके आया है, उसको क्या बोल रहा है? ये प्राइमरी मिनरल बोल रहा है, ठीक है। यही बात अपन ने बात करी, आगे देखते हैं। दोज प्राइमरी मिनरल्स विच फॉर्म चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक, रॉक का जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उससे फॉर्म हुआ है, एंड विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट ऑफ रॉक, ठीक है। कि जो कंपोनेंट, जो प्राइमरी मिनरल होगा, वो उस रॉक को कैरेक्टराइज करेगा, उस रॉक की जो प्रॉपर्टीज है, उस रॉक की जो क्वालिटीज है, उसको डिसाइड करेगा भाई कौन? प्राइमरी मिनरल, ठीक है। क्लासिफाइड इज एसेंशियल मिनरल, जिसको हम क्या बोल देंगे? एसेंशियल मिनरल, जो उस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेगा। अभी बात करी थी अपन ने कि जो एसेंशियल मिनरल है, जो मैन मेरी बाइक है, ठीक है, मैन मेरी बाइक है, उसको मैंने एसेंशियल मिनरल से कंपेयर किया था। तो ये क्या बोल रहा है कि उस रॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने वाली जो मिनरल होगा ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? एसेंशियल मिनरल बोलूंगा, ठीक है। वाइल दोज अकर ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज, जो छोटी मोटी चीजें वो साथ में दे देता है, हुज प्रेजेंस और एब्सेंस inconsequent as far as the character of the rock is concerned as called accessories minerals, ठीक है। ये बात हो गई। प्राइमरी मिनरल्स के दो टाइप्स हमने देख लिए, एसेंशियल मिनरल और एक्सेसरीज मिनरल, ठीक है। प्राइमरी मिनरल आर दोज विच आर फॉर्म्ड ओविंग टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। आ गई ना बात? जहां से शुरू करी थी मोल्टन मैग्मा से आ गई, ठीक है। सीधी सीधी आपकी किताबों की लाइन है जिससे आप परहेज करते हो, ठीक है। जिन किताबों से आप मतलब दूरी बनाते हो ना, नहीं यार मेरे को तो सीधे सीधे नोट्स बढ़ा दो, ठीक है, उसी किताब की लाइन आपको मैं सीधी रिलेट करके बता रहा हूं, अच्छे से आप पढ़ना और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो और इसके बाद हम बात कर लेंगे कि जो प्राइमरी मिनरल है, एक लाइन और हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जो सोइल के अंदर हमारा 3 टाइप का पार्टिकल होता है मोस्टली। ऐसे तो जो IUSS है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, उसने तो 5 टाइप के पार्टिकल्स बता रखे हैं, फिर अमेरिकन सोसाइटी ने इसको 7 कर दिया, ऐसे बहुत है, लेकिन मोस्टली हम 3 ही मानते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। तो जो कोर्स हमारा पार्टिकल है, सैंड और सिल्ट, उसके अंदर कौन सा मिनरल रहेगा जी? प्राइमरी मिनरल्स रहेगा। और जो अभी मैंने बात करी थी कि सेकेंडरी मिनरल्स, किसको मैं बोल रहा हूँ? केओलिनाइट को बोल रहा हूँ, मोंटमोरिलोनाइट को बोल रहा हूँ, वर्मिकुलाइट को बोल रहा हूँ। वो मेरा क्या, कौन सा पार्टिकल बनाता है सॉइल के अंदर? वो क्ले पार्टिकल बनाता है। तो उसके अंदर कौन सा आ जाएगा?
ये सेकेंडरी मिनरल्स आ जाएगा। तो फाइन टेक्सचर जो है, जो सैंड और सिल्ट, वो बनाएगा प्राइमरी मिनरल्स, और जो क्ले पार्टिकल है वो कौन सा बनाएगा, कौन बनाएगा, सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है जी। इसके बाद ये एक टेबल है, उसमें भी सेम टू सेम उन्हीं चीजों को एकदम उसको मतलब तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है, बाकी चीजें वही है। आप एकदम बैक कॉन्सेप्ट याद रखना, वो जो बोर्ड वाला है बस उसी से ही सारी चीजें आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, यही प्राइमरी मिनरल्स किसने बात कर दी, फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, वही चीज बोल रहा है। इनहेरिटेड फ्रॉम इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स, एलिवेटेड टेम्परेचर पे ही वो सॉलिडिफिकेशन होगा, केमिकली रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, केमिकली अनचेंज्ड रहेगा। परसेंटेज इन सॉइल डिपेंडेंट इट्स सैंड एंड सिल्ट। हमने पता है कि सॉइल के अंदर, आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को तो किसी ने ना एक उसके अंदर सॉइल उठा के दे दिया। अब मेरे को वो पूछ रहा है कि इस सॉइल के अंदर प्राइमरी मिनरल ज्यादा है कि सेकेंडरी मिनरल ज्यादा है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली बेस्ड कोई भी पूछ लिया, ठीक है, सिंपल आपको उठा के दे दिया किसी भी बाउल के अंदर कि ये सॉइल पकड़ो और इसके अंदर बताओ कि प्राइमरी मिनरल ज्यादा है कि सेकेंडरी मिनरल ज्यादा है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, सिंपल सी चीज है, जिसके अंदर आपको कोर्स पार्टिकल ज्यादा दिख रहे हैं उसमें प्राइमरी मिनरल ज्यादा है, और जिसके अंदर फाइन पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स ज्यादा दिख रहे हैं उसके अंदर सेकेंडरी मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वही बात ये बोल रहा है, डिपेंड्स ऑन सैंड सिल्ट कंटेंट। ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन टुगेदर और विद वन और मोर केटाइंस आर कंबाइंड और फॉर्म सिलिकेट मिनरल्स विच आर मोर देन 90% इन दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन 90% से ज्यादा प्रेजेंट होता है, अराउंड 74% जो हमने कल ही बात करी थी, अभी भी हमने छोटे उसमें बात करी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे प्राइमरी मिनरल्स के। क्वार्ट्ज, इसको भी यार बहुत अच्छे से अभी देखने वाले हैं अपन कि क्वार्ट्ज एक्चुअल में बनता कैसे है, इसकी स्ट्रक्चर। अरे यार, आप जो मिनरल, जो सिलिकेट मिनरल्स है ना, उनकी स्ट्रक्चर को देख के आप बुक बंद कर देते हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आज इस तरीके से कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा कि आप खुद बिना देखे ना, कि देखना तो पड़ेगा लेकिन किताब को बंद करके आप खुद आराम से आधी रात को भी स्ट्रक्चर बना लोगे और सारी चीज निकाल के पटक दोगे। ठीक है, तो ये क्वार्ट्ज जो प्राइमरी मिनरल्स का एग्जांपल है, इसकी बात अभी अपन टेक्टोसिलिकेट के अंदर करेंगे। फेल्डस्पार, पायरोक्सिन, एम्फीबोलस, हॉर्नब्लेंड, ओलिवाइन माइका, मस्कोवाइट एंड बायोटाइट, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके, आपके प्राइमरी मिनरल्स के हैं। ठीक है, अब याद तो आपको एग्जांपल तो यार याद रखने ही पड़ेंगे, एक दो बार देखोगे अच्छे से तो याद हो जाएंगे, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मिनरल्स की। वही चीज है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ के आया हूँ, बस मैं इसको रफली एक बार निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि कोई नई चीज तो नहीं आ गई इसमें। ठीक है, तो सेकेंडरी मिनरल्स की हम बात कर रहे थे, सीधा सीधा लिखा हुआ है किसके थ्रू बन रहा है, वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। किसके थ्रू बन रहा है रे, वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। देख ले भैया, कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूं, देख लो अभी। ठीक है, वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स जो स्टार्टिंग में बोर्ड के अंदर बोला था उससे कोई नई बात तो नहीं आई ना। इनहेरिटेड बाय सॉइल्स फ्रॉम सॉइल सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, किससे बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स की वेदरिंग से। ठीक है, प्राइमरी जो मिनरल मेरा बना है उसकी वेदरिंग से सेकेंडरी मिनरल्स बन रहा है। अदर सेकेंडरी मिनरल्स फाउंड इन सॉइल्स एरिड एंड सेमी एरिड रीजन आर जिप्सम एंड कैल्साइट एपेटाइट। ठीक है, ये सेकेंडरी मिनरल्स कहाँ बनता है, सेमी एंड एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर, जैसे जिप्सम एंड कैल्साइट भी किसके अंदर आएगा, अपना सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर आएगा। उसके बाद मैंने इसके एग्जाम्पल को दो टाइप्स पे देख लूंगा। सिलिकेट क्ले मिनरल्स जो हमने अभी बात की थी, किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर। सीधा सीधा केओलिनाइट दिख रहा है, स्मैक्टाइट दिख रहा है, जिसके अंदर मोंटमोरिलोनाइट, बीडेराइट, नॉन्ट्रोनाइट और शेपोनाइट आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी का दूसरा कैटेगरी एग्जाम्पल की नॉन सिलिकेट टाइप का, जिसके अंदर आयरन के बहुत सारे मिनरल्स हमको देखने को मिलेंगे, हेमेटाइट, गोइथाइट, जिप्साइट एंड हाइड्रेजिलाइट। ठीक है, इसके बाद अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या है, बस वही चीज है सारी यार, एक बार आप रिलेट करके देखो चीजों को, सब कुछ वही दिखेगा। वही एक्सेसरी मिनरल्स की ये बात कर रहा है, अकर इन स्मॉल क्वांटिटीज, एसेसरीज बिल्कुल छोटे अमाउंट में जो देता है वो चीज, एक्सेस मतलब जो वही चीज ये बोल रहा है। उसी का कुछ एग्जांपल्स है जैसे जिरकॉन, जियोलाइट, के सिलिकेट, पायराइट वगैरह। ठीक है, सेम वही चीज है, कोई नई चीज की बात नहीं कर रहा। अब जो नई चीज की बात करेगा उसको हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से धीरे धीरे पढ़ेंगे साहब। ठीक है, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वजह से आप मिनरल के नाम से ही डर जाते हो। क्या, नाम से ही डर जाते हो। ठीक है, तो एक मिनट में पानी पी लेता हूं यार। तो जिस मिनरल को पढ़ने से पहले आप देखते हो कि यार ये तो मैं छोड़ के चला जाता हूं, ठीक है, ये तो मेरे कभी समझ नहीं आया, तो अब क्या ही आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा, इतना मुश्किल है नहीं, जितने शातिर लोग आप हो। ठीक है, इतना मुश्किल मिनरल नहीं है जितने शातिर आप हो। ठीक है, बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट मिनरल्स की।
ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट मिनरल्स की। आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ, ठीक है। थोड़ी सी हम इसकी कहानी जानेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये जो टेबल है ना, आप ऐसी की ऐसी बना के चले जाओगे, ठीक है। और मैं देखता ही रह जाऊंगा, अरे यार इतना जल्दी सीख गए क्या। आ जाओ, ठीक है। मैंने अभी बात करी थी कि सर जब हम मिनरल के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि किस तरीके से मिनरल बनता है, ठीक है। जब मिनरल के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे तो तब आपने बताया था कि एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट होता है। क्या होता है जी? अरेंजमेंट्स होता है। किसके बेसिस के ऊपर होता है बताओ? चार्जेस के बेसिस के ऊपर, अट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर, ठीक है। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है जिससे मेरा क्या बनता है? मिनरल बनता है। और मोस्टली वो एलिमेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीजन और सिलिका होता है। तो सर इससे तो वही बात आ गई, वही अपना टेट्राहेड्रा जियोमेट्रिकली स्टेबल होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रा जियोमेट्रिकली स्टेबल, अगर ये लाइन आपने अगर फर्स्ट ईयर से याद रख ली ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी एग्जाम देना, ये लाइन आपको कई बार हेल्प करेगी कि यार सीधा सीधा क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है ना। तो अभी तक, और मैं क्वार्ट्ज की और स्टोरी बताऊंगा, उसको भी याद रखेंगे बाद में, अभी इतना याद रखो सिर्फ, ठीक है। कि ये जो मेरा क्या, सॉरी, ये जो सिलिका टेट्राहेड्रा है जो इस तरीके से अरेंज हुआ, ठीक है, इस तरीके से अरेंज हुआ कब? जब मिनरल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कब हुआ जी? जब मिनरल का, ओ सॉरी यार, जब मिनरल का फॉर्मेशन हुआ तो मेरा जो सिलिका टेट्राहेड्रा है वो इस तरीके से अरेंज हो गया, इस तरीके से सिलिका टेट्राहेड्रा बना लिया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब क्या होगा कि मेनली जब स्ट्रक्चर ये बना, इसी के बेसिस के ऊपर हम सिलिकेट क्ले का सिलिकेट मिनरल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो जब इससे कैसे देखेंगे यार, इसको मैं थोड़ा सिंपली स्ट्रक्चर और बना देता हूं यहां पे, सिंपल सी, ये देख लो यार, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मतलब 3D से 2D बना दिया, ठीक है। इससे मैं बाकी के मिनरल्स कैसे बनाऊंगा, ठीक है, बस यही चीज देखने की बात है, कैसे बनाऊंगा, बस इसी से, इसी सिलिका टेट्राहेड्रा से मैं सारी स्ट्रक्चर बना दूंगा, आप देखते जाएं बस, ठीक है। थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर थोड़ी अलग दिखे। ठीक है। सबसे पहला मिनरल जो मेरा आता है उसको मैं उसको वो बोलता हूँ, फर्स्ट मिनरल को हम क्या बोलते हैं यार? एक मिनट यार, मेरा थोड़ा स्लिप हो रही है नाम। फर्स्ट मिनरल को बोलते हैं यार, एक बस वो एक चीज़ें थोड़ा सा स्लिप हो जाती है ना यार एक्सप्लेन करते वक्त, तो वो चीज़, हाँ, नीसो सिलिकेट, ठीक है। फर्स्ट वाला है अपना नीसो सिलिकेट, ठीक है। स्ट्रक्चर से लेके, फॉर्मूला से लेके, सर हमें तो यही समझ में नहीं आता कि इसमें ऑक्सीजन शेयरिंग हम कैसे निकालें, वो सारा सब कुछ आप खुद निकालोगे, ठीक है। नीसो सिलिकेट के अंदर मुझे सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, और नीसो सिलिकेट को से एक चीज याद में रख ली है कि नीसो से एन से नो, एन से क्या याद रखना है? नो, मींस नो ऑक्सीजन शेयरिंग, ठीक है। नीसो सिलिकेट के अंदर क्या याद रखेंगे हम? नो ऑक्सीजन शेयरिंग, नो ऑक्सीजन शेयरिंग। जब सर कोई ऑक्सीजन की शेयरिंग ही नहीं हो रही है, जब कोई ऑक्सीजन की शेयरिंग ही नहीं हो रही है, तो सिंपल ये तो यही वाली स्ट्रक्चर हो गई ना। कौन सी वाली? जिसको हम सिलिका टेट्राहेड्रा बोलते हैं, जियोमेट्रिकली स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो यही हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो इसका फॉर्मूला हम सीधा सीधा बना लेंगे। इसके अंदर सिलिका कितना दिख रहा है आपको? 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको? 4। एक सिलिका के ऊपर कितना चार्ज? +4। और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना? -2। टोटल कितने हैं? 4। तो कितने हो गए? -8। तो टोटल चार्ज कितना क्या आ गया इसके ऊपर? -4, ठीक है। ये मेरे नीसो सिलिकेट की पूरी कहानी। इसका एग्जाम्पल की मैं बात कर लूंगा तो नीसो सिलिकेट का एग्जाम्पल आ जाएगा आपका
निसोसिलिकेट का एग्जाम्पल रहेगा आपका ओलिवाइन, ठीक है, वही कलवा ओलिवाइन, ठीक है, ओलिवाइन। ओलिवाइन का फॉर्मूला की मैं बात करूंगा तो इसका है, इसके अंदर केटाइन का काम करेंगे आयरन और मैग्नीशियम, जो कि 2 SiO4, यही वाली चीज वहां आ जाएगी, ठीक है। ये -4 को किसने, +2 आयरन का +2 मैग्नीशियम का सेटिस्फाइड करके सीधा फॉर्मूला बन गया आयरन का, ठीक है। थोड़ा सा और एलिमिनेट कर लेंगे, सर हमें तो फॉर्मूले भी याद नहीं होते, तो ऐसी चीजों को रिलेट करो आप, ठीक है। ओलिवाइन 2 चीजों से मिलके बना होगा, ठीक है। एक होगा फेलाइट, दूसरा होता है फोरस्टेराइट। एक होता है फेलाइट, दूसरा होता है फोरस्टेराइट। देखो स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कि 1-2 वर्ड छूटे, लेकिन हमारा पॉइंट होना चाहिए कि चीज़ों को याद कैसे रखना है, ठीक है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए कि चीज़ों को याद कैसे रखना है। तो जब हमने निसोसिलिकेट के एग्जाम्पल की बात की तो वहां आ गया ओलिवाइन। ओलिवाइन के ही ग्रुप के 2 मिनरल और है, जिसको एक को बोलूंगा मैं फेलाइट, दूसरे को बोलूंगा फोरस्टेराइट। ओलिवाइन का फॉर्मूला क्या है जी, आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। फेलाइट के अंदर क्या, फेलाइट के अंदर मैं आयरन को जोड़ दूंगा, ओनली आयरन अगर यहाँ प्रेजेंट है SiO4 के साथ तो मैं इसको फेलाइट बोलूंगा। अगर यहाँ पे आयरन कैटाइन की जगह अगर मैग्नीशियम आ जाता है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, फोरस्टेराइट बोल दूंगा। यही है निसोसिलिकेट की पूरी कहानी, ठीक है। निसोसिलिकेट के एन से मुझे क्या याद रखना है, नो, क्या नो ऑक्सीजन शेयरिंग, ठीक है। यहां किसी तरीके की कोई शेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो एक मिनरल मैंने पढ़ लिया है निसोसिलिकेट। इसका एक चीज और आप याद रख लेना, कभी कभी बेसिकली एग्जाम MCQ टाइप में पूछा जा सकता है कि आइसलैंड सिलिकेट किसको बोलते हैं, आइसलैंड सिलिकेट किसको बोलते हैं। तो आइसलैंड सिलिकेट किसको बोलेंगे, तो वही चीजों को रिलेट करेंगे। हम में रटना कुछ नहीं है यार, सॉइल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने अगर सॉइल साइंस को अगर ये रख लिया ना कि मुझे एक कसम खा ली कि चलो कुछ चीज़ें तो रटनी भी पड़ेगी यार, जैसे एग्जाम्पल वगैरह है, लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर आपने ये सोचा ना कि नहीं मुझे सॉइल साइंस को समझना है, ठीक है, तो आप हर चीज़ को रिलेट कर पाओगे। बिना रिलेशन के कुछ भी नहीं लिखा है सॉइल साइंस में, ठीक है। तो आइसलैंड क्यों लिखा कि एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक कंट्री है जिसके अंदर एक लैंड एक द्वीप बना हुआ है, ठीक है। वो द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच के अंदर एक द्वीप है, ठीक है। वैसे मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है बट मेरी आज तबीयत खराब है, ठीक है, तो आप देख लेना। ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, बीच में अकेला द्वीप है, अकेला है। यहां भी अकेला क्या था, टेट्राहेड्रा था, सिलिका टेट्राहेड्रा भी अकेला ही था, ये द्वीप भी अकेला है, इसलिए इस सिलिकेट को अपन ये आइसलैंड सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। चलो ठीक है, अब अगले मिनरल पे चलते हैं। निसोसिलिकेट, मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को किसी तरीके का कोई डाउट बचा होगा निसोसिलिकेट के अंदर, ठीक है। निसोसिलिकेट के अंदर कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद हम अगले मिनरल्स की बात करते हैं, इसी से बनाएंगे, इसी से ही बनाएंगे। दूसरा मिनरल आएगा अपना सोरो सिलिकेट। क्या है सोरो सिलिकेट, इसके अंदर सीधा सीधा हमको अभी कुछ याद नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, 2 टेट्राहेड्रा को जोड़ देना है, जो होगा बाद में देखेंगे। सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है, सोरो अब जैसे अब मोस्टली अगर वैसे मुझे वैसे यहाँ राजस्थान के अंदर, जैसे मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान के अंदर किसी भी 2 चीज को अगर एक साथ हम ऐसे मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं सोर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, सोर लिया। किसको, 2 चीजों को। 2 चीज कौन सी अपनी, अपन तो सॉइल साइंस के आदमी, हमारे लिए तो 2 सिलिका टेट्राहेड्रा ही है, ठीक है। तो 2 सिलिका टेट्राहेड्रा को कंबाइंडली अगर सोर के ऐड कर दिया तो उस मिनरल को मैं क्या बोलूंगा, सोरोसिलिकेट बोलूंगा, ठीक है। क्या बोलूंगा, सोरोसिलिकेट। तो 2 टेट्राहेड्रा से जो चीजें जुड़ रही है उसको मैं सोरोसिलिकेट बोलूंगा। तो 2 टेट्राहेड्रा बना लेता हूं मैं पहले, एक ये दूसरा, ठीक है। अरे कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूं ना भाई, ठीक है, वही चीज है ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है। ध्यान से देखो यार, समझ आएगा कैसे नहीं आएगा।
ठीक है। और नहीं आएगा तो फिर अपना ये जो कमेंट बॉक्स है आप लिखो, मैं उसको और करूँगा। तो आगे की क्लासेस में मैं कवर करूँगा, आप कमेंट्स में लिखो, मैं देखूँगा उसको। ये दो चीज़ों को हमने सोर के दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया, दो टेट्राहेड्रा को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, ध्यान से देखो यार, ठीक है। यहाँ मैं अगर सिलिकॉन की बात करूँ तो कितने सिलिका है जी? सर सिलिका तो दो है, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा। अब मैं ऑक्सीजन काउंट करूंगा, एक, दो, एक इसके पीछे तीन, एक दोनों का मिला के चार, पांच, छह, और एक इसके पीछे का सात। ऑक्सीजन कितने हो गए? सात। कुछ भी रट रहा हूं क्या? रटने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं ना, सीधा सीधा दिख रहा है ना। एक, दो, तीन, दोनों को मिला के चार, पांच, छह और सात, सात ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। फॉर्मूला बना रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये सात है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर चार्ज कैसे मैं निकालूं? चार्ज निकालने का सीधा सा तरीका है, एक सिलिका के पास प्लस के चार्ज चार है, तो दो सिलिका के पास प्लस के आठ हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन के पास माइनस का दो है, तो सात ऑक्सीजन के पास माइनस के 14 हो जाएंगे। तो 14 में से आठ गए तो कितना बच गया जी? छह बच गया ना। छह बच गया। 14 में से आठ चले गए तो कितने बच गए? छह। तो यहाँ माइनस का छह चार्ज आ गया। यही अपना सोरोसिलिकेट का क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं आप खुद देख के बता दो यार, एक ही तो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। तो ओनली वन ऑक्सीजन शेयर, ठीक है। सीधा सीधा अगर कोई भी पीजी एंट्रेंस का एग्जाम दोगे, कोई भी डब्ल्यू वगैरह सॉइल साइंस से अगर मिनरल से क्वेश्चन पूछेगा, सीधा पूछेगा कि कितने ऑक्सीजन शेयर कौन से मिनरल में होते हैं, कौन से सिलिकेट मिनरल में। तो सीधा सीधा एक तो अपन ने पढ़ लिया है, नीसो सिलिकेट नो ऑक्सीजन शेयरिंग, और सोरो सिलिकेट जिसमें ओनली वन ऑक्सीजन शेयरिंग। इसका फॉर्मूला भी हमने बना लिया, कितना चार्ज है किस तरीके से बना लिया। अब बात कर लेते हैं जी इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के अंदर सीधा सीधा एपिडोट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एपिडोट बहुत पूछा जाता है यार, इसको नोट कर लेना। एपिडोट किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? सोरोसिलिकेट के अंदर, ठीक है। अब ठीक है, तो अगले उस पर चलते हैं अपन, अगले मिनरल के ऊपर, ठीक है। तो फिर अगले पे चलते हैं, अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। हम्म, ये था अपना ये था अपना सोरोसिलिकेट, ठीक है। इसके बाद अपन तीसरे पे चलते हैं, साइक्लोसिलिकेट। अब बेसिक प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको फॉर्मूला निकालना है, किस तरीके से हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो हम थोड़ा इसको थोड़ा स्पीड देते हैं, ठीक है। तो साइक्लोसिलिकेट की बात कर रहे हैं तो पूरी पूरी साइकिल की बात करेगा, तो इसके अंदर 6 सिलिकेट आ जाएंगे, 6 सिलिका टेट्राहेड्रा इस तरीके से मिलके एक साइकिल बना लेंगे, ठीक है। साइकिल बना लेंगे, ठीक है। एक मिनट में इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा यार, थोड़ा तो क्या है ना कि थोड़ा ड्राइंग ठीक नहीं है यार अपनी हम्म। पर मैं ताकि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, तो मैं एक बार थोड़ा सा अपना बुक देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए जी। हम्म ठीक है, ये मैंने
6 सिलिका टेट्राहेड्रा को मिला करके एक साइकिल बना ली सर, ठीक है, साइकिल बनानी साहब, ठीक है। अब दोस्त देखना इसमें कि मैं वही काम करूंगा कि पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला मैं बनाऊंगा इसका, ठीक है। फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे इसके अंदर सिलिका को काउंट करना पड़ेगा। ओ यार, ठीक है, इसके अंदर मुझे सिलिका को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलिका को काउंट करूंगा तो कितने सिलिका है इसके अंदर? सिलिका है सर इसके अंदर 6 है, 6 है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कितने हैं सिलिका? 6 है। ऑक्सीजन भी काउंट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो देखो 1 2, दोनों को मिला के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। 17 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। 17 और एक ये वाला, दोनों का कंबाइंडली 18। ऑक्सीजन कितने आ गए? 18। ऑक्सीजन काउंट करना आ गया ना यार? एक बार और देख लो अच्छे से, ठीक है। 1 2, दोनों को मिला के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर से सब कुछ निकल रहा है ना। ऑक्सीजन हो गए 18। अब वही हमको कितना चार्ज रखना है, तो चार्ज काउंट करने के लिए सिलिका है +4 होता है, 6 चौका 24। ऑक्सीजन के ऊपर 2 होता है तो 18 दूनी 36। काउंट कर लो, ठीक है। 36 में से 24 माइनस करेंगे, 36 में से 24 माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा जी? ठीक है, कितना बच गया? 6 और 6 12। तो सिंपल है, चार्ज कितना आ गया? 12। फॉर्मूला क्या बन गया? SI6 O 18 माइनस का 12, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद इसकी ऑक्सीजन शेयरिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन शेयरिंग कितना हो रहा है इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि पूरा, तो देखो पूरा देखने से कुछ नहीं, सिर्फ इतना देखेंगे अपन, 2 का देख लेंगे और 1 का देख लेंगे, ठीक है। 1 का देख लेंगे, कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहा है? 1 2 सेफ है, 1 और 2 इसकी बात करेंगे, 1 और 2 इसकी बात करेंगे, 1 और 2। तो ऑक्सीजन शेयरिंग कितना कर रहा है? 2 ऑक्सीजन शेयरिंग, कौन? साइक्लोसिलिकेट, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ भी प्रॉब्लम हो बताओ आप। साइक्लोसिलिकेट 6 हमने सिलिका टेट्राहेड्रा बना लिया, 6 को एक सीक्वेंस में जमा लिया, उसके बाद इसी से हमने फॉर्मूला कर लिया, तो फॉर्मूला हमारा निकल के आया SI6 और 18 - 12। ऑक्सीजन शेयरिंग की बात की तो इसमें 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल की भी अगर हम बात कर लेंगे तो एग्जाम्पल भी साइकिल के नाम से ही रिलेट हो जाएंगे, अगर आप अच्छे से गौर से पढ़ोगे तो। एग्जाम्पल देखो इसको, बैरिल आ गया ना, साइकिल का वाइयल, ठीक है। साइकिल का वाइयल आ गया ना, तो बैरिल, बैरिल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके बाद टॉर्मेलिन, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? टॉर्मेलिन, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लोसिलिकेट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं आइनोसिलिकेट की, ठीक है। तो आइनोसिलिकेट की बात करते हैं। आइनोसिलिकेट के अंदर क्या होगा जी? ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। आइनोसिलिकेट, ठीक है। ये 2 टाइप का होगा। एक तो होगा इसके अंदर सिंगल चैन सिलिकेट, दूसरा होगा डबल चैन, ठीक है। यार क्लास थोड़ी लंबी नहीं हो जाए, मैं थोड़ा सा स्पीड में देखता हूँ। प्रोसेस वही करेंगे, काम वही करना है जो हम करते आए हैं। 1 सेकंड में पानी पी लेता हूँ। करना सिर्फ अपने को इतना ही है कि स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, ठीक है। तो आयनोसिलिकेट के अंदर क्या होता है? एक है सिंगल चेन, ठीक है, मैं एक सिंगल चेन बना लेता हूं, ये लो। दूसरा है डबल चेन, मैं इधर डबल चेन बना दूंगा, ये लो। करना क्या है?
अरे यार मिनरल्स मुश्किल लग रहे हैं क्या? मुश्किल लग रहे हैं क्या? अगर ध्यान से देखो तो क्या ही है, सब कुछ तो इसी पे है यार, इस स्ट्रक्चर में सब कुछ है, ठीक है। इसमें मैं देखूं, ये लो, ठीक है, ये मेरा है सिंगल चेन। मैं बात कर लेता हूँ इधर वाले की। देखो थोड़ी डिज़ाइन मुझसे बने या नहीं, मैं इसको डबल चेन वाले को पीपीटी से और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस की हुई है जेआरएफ एसआरएफ में, तो इतना बुरा तो नहीं बनेगा। ये लो, ठीक है। अब आप अगर इसके अंदर जाओगे ना, तो एक चीज़ सुनी होगी आपने, एक अल्टरनेट शेयरिंग, ऑक्सीजन की अल्टरनेट शेयरिंग। आज आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा मैं कैसे होती है अल्टरनेट शेयरिंग इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं अपन सिंगल चेन की। पहला काम अपने को क्या करना है कि हमको तो फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। कभी भी एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स का आएगा, वो पूछेगा, देखना आप, ठीक है। और कम से कम 10 नंबर में पूछेगा आपको फर्स्ट ईयर के अंदर, और आगे भी जितने एग्जाम दोगे ना आप इसको, इस टेबल से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, वही फॉर्मूला बनाना है जो हम बनाते आए हैं आज तक, अभी तक बनाते आए हैं, ठीक है। रटा नहीं है, बनाया है, तो सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। मैं बात करूं इसकी, ठीक है, यहां से मैं चलता हूं, ये शेयर कर रहा है, ठीक है, सिंगल चैन। सिर्फ इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि इसके जैसे ही बाकी है। अरे यार जैसे मानो आप सॉइल साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको किसी फील्ड की सॉइल की फर्टिलिटी का स्टेटस पता करना है। क्या करना है? किसी फील्ड की फर्टिलिटी का स्टेटस पता करना है। आप क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले सैंपलिंग करोगे ना, ऑब्वियसली सैंपलिंग करोगे। पूरे फील्ड को तो उठा के नहीं ले आओगे लैब में, सैंपल ही लेके आओगे। तो उसी तरीके से हमने इस चैन का क्या ले लिया, सैंपल ले लिया, ठीक है। सैंपल के अंदर अपने को क्या दिख रहा है, एक सिलिका टेट्राहेड्रा दिख रहा है, ठीक है। इसी की स्टेटस जान लेते हैं, कितना सिलिका है इसके अंदर, एक ही है सर, तो एक हो गया अपना सिलिका। बाकी ऑक्सीजन की मैं बात करूं, 1 2 और ये भी शेयर है और ये भी शेयर है, तो हाफ इसका और हाफ इसका, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, सही है ना? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। 3 कैसे हो गए? एक ये रहा, एक ये रहा, हाफ ये ऑक्सीजन इधर शेयर हो गया, हाफ ऑक्सीजन इधर शेयर हो गया, तो इसके पास तो हाफ हाफ ही बचे ना यार। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए। वही हम तो सीधा चार्ज निकालेंगे, अब फॉर्मूला पता लग गया तो रुकेंगे थोड़ी ना। तो सिलिका के ऊपर क्या है, प्लस का 4 है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2 है, तो 3 के पास कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, बचा क्या, माइनस का 2, ठीक है। क्या बच गया? माइनस का 2 बच गया। तो यही इसका फॉर्मूला हो गया सिंगल का, सिंगल चेन का, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन शेयर की मैं अगर बात करूं, सिंगल चेन आयनोसिलिकेट के अंदर तो कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं? 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं सर, 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। ये ऑक्सीजन शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना यार, जब जब भी एग्जाम में बैठोगे ना सॉइल साइंस के में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिंगल चेन कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहा है? 2 ऑक्सीजन। कैसे निकाल लिया हमने? स्ट्रक्चर से निकाल लिया। डबल चेन की बात करते हैं, सॉरी, इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, बाकी क्या आप देख लेना बुक से। पायरोक्सिन, पायरोक्सिन सिंगल चेन आयनोसिलिकेट का एग्जांपल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, बाकी और भी कई एग्जांपल्स हैं, वो ट्रिक से या जैसे भी आप याद रखना चाहो। डबल चैन की मैं बात करूं तो इसमें भी सिंपल, मेरे को जब स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मैं तो वही करूंगा जो अब तक करता आया हूं, ठीक है। बात इसके अंदर एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टरनेट शेयरिंग, ऑक्सीजन की अल्टरनेट शेयरिंग कौन से मिनरल के अंदर प्रेजेंट होती है? तो आयनोसिलिकेट के डबल चेन के अंदर रहती है। कैसे सर? अल्टरनेट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? आप खुद एक बार रिलेट करो ना चीजों को। अल्टरनेट, अल्टरनेट जैसे कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स की एक लाइन खड़ी है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स 1 बाय 1 एक के पीछे एक खड़ा हुआ है, ठीक है।
एक के हाथ में पेन है, दूसरे के हाथ में नहीं है, तीसरे के हाथ में पेन है, चौथे के हाथ में नहीं है, तो ये अल्टरनेट हो गया ना। क्या? पेन का प्रेजेंस होना, हाथ में पेन होना अल्टरनेट हो गया ना। तो इसी तरीके से एक बार का सिलिका टेट्राहेड्रा तो 2 ऑक्सीजन शेयर करेगा, और जस्ट उसके पास वाला सिलिका टेट्राहेड्रा 3 ऑक्सीजन शेयर करेगा, फिर उसके बाद वाला 2 ऑक्सीजन शेयर करेगा, और फिर उसके बाद वाला 3 ऑक्सीजन शेयर करेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट शेयरिंग। अरे सर आपने तो बोल दिया स्ट्रक्चर में, तो बताओ, आ जाओ देखते हैं। ये मेरा बीच के अंदर एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां शेयर कर गया, एक ऑक्सीजन यहां शेयर कर गया, एक ऑक्सीजन यहां शेयर कर गया। तो हमें पता लगा कि यार ये टेट्राहेड्रा तो कितना ऑक्सीजन शेयर कर दिया? 3 ऑक्सीजन शेयर कर दिया। जस्ट अगले वाला कितना करना चाहिए? 2 करना चाहिए। आ जाओ दूसरे पे आ जाओ। इसके पास में एक ऑक्सीजन इसने यहां ये शेयर कर दिया, एक ऑक्सीजन इसने यहां शेयर कर दिया, बाकी के 2 तो रिमेनिंग है उसके पास। दिख गई ना अल्टरनेट शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मेरे को वो एक आपको बेसिक हॉर्टिकल्चर में आप पढ़ोगे कि अल्टरनेट बियरिंग किसके अंदर रहती है, तो आई थिंक बनाना में होती है, तो वो भी आप देखना कहीं पूछा जाता है। तो अल्टरनेट बियरिंग बनाना में, और अल्टरनेट शेयरिंग अगर सॉइल साइंस के अल्टरनेट की बात करें तो अपन कहाँ आ जाएंगे? मिनरल्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर लेंगे भैया, किसके लिए? फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो आ जाओ फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला के ऊपर अगर अपन आ जाएंगे तो सिंपल है, हमारे पास सिलिका कितना है? सिलिका है सर, हम तो इसी सैंपल ले लिया, पूरी स्ट्रक्चर से हमें मतलब नहीं है, तो सिलिका आ गया 2, ठीक है। सिलिका कितना आ गया? सिलिका कितना आ गया? 2 नहीं यार, इसमें हम 4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। मैं स्क्वायर और बेसिक नहीं, सिंपल है, इतना वो नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा देखता हूँ उसको। फॉर्मूला की बात अगर अपन करें, हम्म ठीक है। एक सेकंड के लिए हम इसको इसी सैंपल की बात करते हैं, ठीक है। वहां आगे आगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो रीजन भी आएगा अभी, ठीक है। एक बार के लिए हम इसको सिलिका को 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन ऑक्सीजन के पास। 1 2 हाफ हाफ, ठीक है, हाफ और हाफ, 3 4 5 और हाफ इसका 5.5, ठीक है। ऑक्सीजन कितने आ गए? 5.5, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर अगर चार्ज निकालने जाओगे तो ऑक्सीजन का चार्ज में थोड़ा पॉइंट्स के अंदर है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना यार, इजी नहीं रहेगा ना। तो इस फॉर्मूले को इजीली याद रखने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Si2O 5.5 को क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन के क्या आ गया? Si 2 की जगह क्या हो गया? 4, ऑक्सीजन 5 की जगह कितने हो गए? 11। ये तो सही काम हो गया यार, अब तो चार्ज इजीली निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो ये जो 4 है, इसके पास सिलिका के 1 के ऊपर प्लस का 4 होता है, तो 4 के पास कितना होगा? प्लस का 16। अगर ऑक्सीजन के पास एक के पास 11 है, एक के पास 2 है, तो 11 के पास कितना हो जाएगा? माइनस का 22। तो चार्ज कितना बच गया जी? चार्ज बच गया अपने पास के अंदर माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं चार्ज लगा दूंगा माइनस का 6। यही तो डबल चेन आयनोसिलिकेट का स्ट्रक्चर ये है, फॉर्मूला ये है। इस तरीके से हमने चार्ज निकाल लिया। बात करें ऑक्सीजन शेयरिंग की, तो हमने अच्छी तरह देखा कि अल्टरनेट शेयरिंग इसके अंदर देखी गई। एक बार 2 ऑक्सीजन शेयर होता है, एक बार 3 ऑक्सीजन शेयर होता है, ठीक है। आई थिंक सब कुछ क्लियर ही होगा यार, इससे बेटर तो अब क्या ही बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन अब फाइलोसिलिकेट की थोड़ी सी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, तो उसको अपन पीपीटी से देखेंगे। फाइलोसिलिकेट के अंदर जितने भी आपके क्ले मिनरल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कंसीडर होते हैं। और सॉरी, डबल चेन का एग्जांपल है एम्फीबोलस, याद रखना, ठीक है। फाइलोसिलिकेट की थोड़ी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं टेक्टोसिलिकेट, ठीक है ना, टेक्टोसिलिकेट का एग्जांपल है क्वार्ट्ज। टेक्टोसिलिकेट तक जब तक थे ना अपन,
तब तक तो समझ नहीं आ रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है, ऐसा लग रहा था अरे यार होगा कुछ भी। लेकिन जैसे ही क्वार्ट्ज लिखा तो यार क्वार्ट्ज तो सॉइल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो ये क्वार्ट्ज है ना, क्वार्ट्ज हुआ, एक और मैं लिख सकता हूँ फेल्डस्पार हुआ, जो अपन अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाला मिनरल कल पढ़ रहे थे वही वाला फेल्डस्पार है ये। क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, टेक्टोसिलिकेट के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार किस में कंसीडर किया जाता है, टेक्टोसिलिकेट के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब सर टेक्टोसिलिकेट की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। स्ट्रक्चर देखो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको पीपीटी में दिखा दूंगा। सिंपल अपने को ये याद रखना है कि इस सिलिका टेट्राहेड्रा के पास में, इस सिलिका टेट्राहेड्रा के पास में जितने भी ऑक्सीजन है चारों के चारों, वो चारों के चारों शेयर हो जाते हैं। चारों के चारों शेयर हो जाएंगे तो अरे यार आप बताओ मुझे कि आप जैसे आपके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, ठीक है। चारों तरफ से 4 आदमी मिलके आपको अगर दोनों पैरों को और दोनों हाथों को खींचने लग जाए तो अब पॉसिबल है क्या कि आप हिल पाओगे वहां से, ठीक है। एक तरीके से टाइटली बॉन्ड हो गया ना यार। तो टेक्टोसिलिकेट में सेम वही कंडीशन क्रिएट होती है। इसीलिए हम एक चीज और याद करेंगे जब अपन वेदरिंग पढ़ेंगे, मिनरल्स की, रॉक्स की वेदरिंग जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो क्वार्ट्ज का जो वेदरिंग इंडेक्स है वो बहुत सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि क्वार्ट्ज इजीली वेदर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये टेक्टोसिलिकेट के अंदर आता है। पहली चीज तो हमको क्वार्ट्ज की ये याद रखनी है। टेक्टोसिलिकेट के अंदर क्यों आता है कि सारे के सारे ऑक्सीजन शेयर हो जाते हैं। ऑक्सीजन शेयर हो जाने से एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। स्टेबल कंपाउंड इजीली वेदर नहीं होता, इजीली टूटता नहीं है, उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस इतने इजीली नहीं होते हैं। तो क्वार्ट्ज सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल मिनरल है तो वो है क्वार्ट्ज, और वो किसके अंदर आता है, टेक्टोसिलिकेट के अंदर। एक बात तो हमें ये याद रखनी है। दूसरी बात मुझे क्या याद रखनी है कि सर अभी आप बहुत तेज तेज बोल बोल के, अरे कम से कम 10 बार बोल चुका होगा मैं यार। 2 चीज बात करी थी, एक तो मैंने बात की थी सिलिका टेट्राहेड्रा की। आज इस क्लास को अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर देख लोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, अगर एमएससी पीएचडी अगर सॉइल साइंस में आ गए ना, आप लास्ट तक याद रखोगे। और इसी चीज को बहुत बार पूछा जाता है यार, मैं बार बार इसको क्यों फोर्स कर रहा हूं। एक बात करूंगा मैं क्वार्ट्ज की, अच्छे से यहीं से ही क्लियर कर लेना, ठीक है। सिलिका टेट्राहेड्रा क्या होता है, एक सिलिका 4 ऑक्सीजन मिलके बन जाते हैं, ठीक है। एक सिलिका 4 ऑक्सीजन, अरे सिलिका के पास तो +4 ही है तो 2 ही ऑक्सीजन जुड़ने चाहिए, तो उसके पास तो 4 जुड़ रहे हैं, तो ये केमिकली तो हो गया अनस्टेबल। और जियोमेट्रिकली क्या हो गया, जियोमेट्रिकली क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और केमिकली क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये 2 लाइन, 2 सेंटेंस, 2 शब्द इसके लिए याद रखना है, ठीक है, 2 वर्ड्स याद रखना है। इसी सीक्वेंस में मैं अगर क्वार्ट्ज की बात करूं तो ये जियोमेट्रिकली और केमिकली दोनों तरीके से स्टेबल है। अब एक बार कई बार एग्जाम में आपको सीधा या तो सिलिका टेट्राहेड्रा का पूछेगा या क्वार्ट्ज का पूछेगा। सिंपल आपको याद रखना है कि ये ज्योमेट्रिकली स्टेबल होता है, ये केमिकली अनस्टेबल होता है, दोनों तरीके से स्टेबल होता है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी अपन पीपीटी पे देखते हैं। मुझे नहीं लगता है मिनरल्स को इससे अच्छे से अगर कोई एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल है। अब आप इसको रिलेट करो चीज़ों को, ठीक है, और मिनरल्स को आसान बनाओ, ठीक है। बहुत ईजी है यार, सब कुछ चीज़ें इसी से ही निकल के आती है, ठीक है। तो ये हमने वही नीसोसिलिकेट के सिंगल की बात की, ठीक है, और ये निकल के आ गया इसका एग्जाम्पल वगैरह, ये वही फॉर्मूला, ये आप देख लेंगे। सोरोसिलिकेट को हमने सिंपल यही देखा, आयनोसिलिकेट का और ये साइक्लोसिलिकेट का हमने ये सेम स्ट्रक्चर बना के देखा। आयनोसिलिकेट का सिंगल चेन का हमने इस तरीके से देखा, एग्जाम्पल पायरोक्सिन, ऑक्वाइट एंड स्टेटाइट।
और ये डबल चेन का सेम वही चीज़ हमने देखी। आप इसको और अच्छे से देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। डबल चेन का सेम इसी स्ट्रक्चर से हमने अल्टरनेट शेयरिंग की बात की, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा जो फाइलोसिलिकेट जो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट था तो हम बना नहीं पाए थे, तो उसको यहाँ देख लेते हैं। ऊपर चल जाए यार। ठीक है, यहाँ देखो, ये फाइलोसिलिकेट अपना, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन शेयर होगा, ठीक है। 3 ऑक्सीजन शेयर मैं यही काउंट करके बता देता हूँ आपको। किसी भी टेट्राहेड्रा को ले लो आप, ठीक है, किसी भी टेट्राहेड्रा को ले लो, किसी भी टेट्राहेड्रा को ले लो आप, ठीक है। इसके अंदर 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग आपको देखने को मिलेगी, यही याद रखना है। इसमें फाइलोसिलिकेट के अंदर कितने ऑक्सीजन शेयर करते हैं? 3 ऑक्सीजन शेयर होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे? सिंपल देख लो, किसी भी टेट्राहेड्रा को उठा के 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कितने शेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन? 3। एग्जाम्पल हमको ध्यान रखना है, माइकास के अंदर मस्कोवाइट, बायोटाइट, ये वाला, और पूरे के पूरे क्ले मिनरल्स किसके अंदर आ जाएंगे? फाइलोसिलिकेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ वही टेक्टोसिलिकेट अपना क्वार्ट्ज वाला, उसकी स्ट्रक्चर से हम इस तरीके से देख लो, इस तरीके से बनती है। ऊपर हो जा भाई, ये इसकी स्ट्रक्चर है क्वार्ट्ज टेक्टोसिलिकेट की, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट बना था, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर क्या आता है? क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार आते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये मिनरल्स का पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेंगे, वेदरिंग वाला। आई थिंक 10-15 मिनट में हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। ये लो, ठीक है। बात करते हैं वेदरिंग की, ठीक है। वेदरिंग क्या चीज़ होगी? वेदरिंग क्या होगी कि 2 चीज़ आएगी वेदरिंग में, ठीक है। बोर्ड पे चलते हैं यार, बोर्ड पे आएगा मज़ा, ठीक है। वेदरिंग क्या होगा? ठीक है, बात आ जाओ वापस वहीं से ही बात करेंगे जहां से शुरुआत करी थी। शुरुआत हमने करी थी रॉक्स से। रॉक्स के अंदर हमने क्या देखा था? मिनरल्स देखा था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? वेदरिंग। सिंपल सी बात याद रखो कि अगर रॉक्स और मिनरल्स की अगर वेदरिंग होती है, क्या होती है? रॉक्स और मिनरल्स की अगर वेदरिंग होती है तो प्रोडक्ट क्या बन के आता है? प्रोडक्ट क्या बन के आता है? प्रोडक्ट बन के आता है पेरेंट मटेरियल। क्या बन के आता है? पेरेंट मटेरियल। सिंपल सा है, कुछ नहीं। वेदरिंग को भी डिफाइन भी कर लेंगे। पहले बात ये याद रखेंगे, रॉक्स और मिनरल्स अगर वेदर्ड होते हैं तो बन के क्या आता है? पेरेंट मटेरियल बन के आता है। अब ये वेदरिंग क्या चीज है? वेदरिंग क्या चीज है, इसको समझने के लिए सिर्फ 2 शब्द हम याद रखेंगे। पहला रखेंगे डिस इंटीग्रेशन, डिस इंटीग्रेशन, ठीक है। डिस इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। दूसरा याद रखेंगे डी कंपोजिशन, ठीक है। 2 वर्ड से मिलके कंबाइंडली हम वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या याद रखेंगे? डिसइंटीग्रेशन। दूसरा याद रखेंगे डीकंपोजिशन, ठीक है। अब चीजों को रिलेट करो, बुक्स पढ़ना बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। इतना मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जिन बुकों से आप परहेज करते हो ना यार, सीधा नोट्स की डिमांड करते हो, हमें तो अगर कोई जॉबनेर से होगा तो उसको शर्मा जी याद आएंगे ही आएंगे जब एग्जाम आएगी तो, क्योंकि मेरा भी ग्रेजुएशन जॉबनेर से ही था। तो हम सीधा नोट्सों की ओर नहीं भाग के हम थोड़ा किताबों को मूव करें तो थोड़ा उत्थान हो पाए हमारा एग्रीकल्चर वालों का। तो बात करते हैं अपन वेदरिंग की, ठीक है। वेदरिंग में 2 शब्द हमने देख लिया, पहला क्या? डिसइंटीग्रेशन, और दूसरा क्या देख लिया दोस्त? डीकंपोजिशन, ठीक है।
डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपल देखो यार, कोई साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे मानो ये मेरा पेन है, ठीक है, ये मेरा पेन है, इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ दूं, क्या कर दूं? दो पार्ट्स में तोड़ दूं, ठीक है, तोड़, इसी को मैंने डिसइंटीग्रेशन बोल दिया। मतलब मेरी जो रॉक्स है, मेरा जो मिनरल है, ये कुछ नहीं फिजिकली टूटता जाए, फिजिकली टूटता जाए, इसको मैं क्या बोलूंगा? डिसइंटीग्रेशन। टूटेगा कैसे? कुछ तो काम होगा ना नेचर में। हाँ, नेचर में हमेशा सब कुछ जोड़ने ही जोड़ने का काम नहीं होता, तोड़ने का काम भी होता है। तोड़ने का काम कौन करता है? हमारा टेम्परेचर करता है। किसको? रॉक्स और मिनरल्स को। और कौन करता है साहब? वाटर करता है। अरे और कौन करता है? विंड भी करती है, हवा। अरे लास्ट में और कौन करता है? ग्लेशियर्स भी करते हैं। मेनली ये चार करते हैं, और छोटे मोटे होंगे तो वो हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिखा नहीं। चार हम मेनली याद रखेंगे। कौन कौन तोड़ने का काम करता है? टेम्परेचर करता है, वाटर करती है, विंड करती है, और ग्लेशियर्स करते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन समझ में आया? ठीक है, बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन क्या होता है कि जैसे ही ये मेरा पेन टूटा, ठीक है, ये चाहे दो पार्ट्स में टूटा या तीन पार्ट्स में टूटा, टूटने के बाद इस टुकड़े के अंदर, इस टुकड़े के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? फैक्टर काम करेंगे, जस्ट अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। ठीक है, ओवरऑल पेडोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? सॉइल को बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आज तक लैब में बनाई नहीं गई, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि सॉइल बन कैसे रही है इस नेचर के थ्रू। हमने सॉइल में एक नेचुरल बॉडी नाम की टर्म पढ़ी ना, तो सॉइल नेचुरली बनती है, तो नेचुरली बनती कैसे है? ठीक है, तो वो बन कैसे रही है? ये टूटा पेन, ये मेरी रॉक है, ये टूटी, एक अलग पार्ट में गई, उस पार्ट के अंदर जब फैक्टर काम करेंगे, 5 फैक्टर है, क्लाइमेट, बायो, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड टाइम। ये हम जस्ट अगली क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। ये फैक्टर जब इसके अंदर काम करेंगे तो मेरी क्या बनेगी? सॉइल बनेगी। उससे पहले इसके अंदर इन फैक्टर की वजह से जो केमिकल चेंजेस आते हैं रिएक्शंस की वजह से, क्या ये मेरी रॉक है, 2 से 3 पार्ट्स में टूटी, टूटने के बाद इसके अंदर जो केमिकली चेंजेस आए, क्लाइमेट की वजह से आए चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आए, जो भी केमिकल चेंजेस आए, इसी को मैं क्या बोलूंगा? डीकंपोजिशन बोलूंगा। समझ में आया? वेदरिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिसइंटीग्रेशन, दूसरा है डीकंपोजिशन। डिसइंटीग्रेशन पहले टूटेगा, फिर उसमें केमिकली चेंज होगा, यही वेदरिंग है। ठीक है, अब सिंपल सा अपन एक चीज देख लेते हैं कि सर डिसइंटीग्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। सिंपल सी बात है, ये फैक्टर जहाँ काम करेंगे वहाँ होगा, तो ये एरिड क्लाइमेट में होगा, एरिड एंड सेमी एरिड के अंदर। डीकंपोजिशन जो कि केमिकल, इसको वेदरिंग बोलते हैं, डीकंपोजिशन को हम केमिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, और डिसइंटीग्रेशन को हम फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा हम टर्म याद रख लेंगे। डिसइंटीग्रेशन तोड़ मरोड़ना तो फिजिकल के अंदर आ जाएगा, डीकंपोजिशन केमिकल वेदरिंग के अंदर आ जाएगा। केमिकल वेदरिंग कहाँ डोमिनेंट होती है? जहाँ पे पानी भी ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, क्या है जी? ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर, जहाँ पे हमको रेनफॉल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर हमारा डिकम्पोजिशन प्रोसेस सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। ये मेरी वेदरिंग की ओवरऑल जो बैक स्टोरी होती है वो है। अब आप बुक की ओर आ जाओ। ठीक है, अब बुक की ओर आ जाओ, यही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बुकों में क्या लिखा है देखते हैं। बुकों में क्या लिखा है, बात करते हैं वेदरिंग। सिंपल है, वेदरिंग। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेंगे व्हाट इज वेदरिंग। इट इज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, आ गया वर्ड, एंड केमिकल डिकम्पोजिशन, वर्ड आ गया। 2 ही वर्ड से हमने वेदरिंग देखा था, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है, ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ
पेरेंट मटेरियल। रॉक और मिनरल की वेदरिंग से हमने क्या बनाया था? पेरेंट मटेरियल। लाइन वही है ना यार, कुछ अलग तो नहीं है। मटेरियल इट इज अ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ transformation and synthesis of the process of disintegration and decomposition of rocks and minerals which are brought by physical, chemical, biological weathering leading to formation of parent material। ठीक है, पेरेंट मटेरियल बनाने के लिए इस टाइप की रिएक्शन होती है जो केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग प्रोसेस के अंदर फिजिकल वेदरिंग देखेंगे। फिजिकल वेदरिंग में हम डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे, मतलब तोड़ने की बात करेंगे। ठीक है, अब मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, हाँ इसको एक बार डेफिनेशन देखते हैं। बाकी ये चार किस किस तरीके से तोड़ते हैं चीजों को वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। ठीक है, ए मैकेनिकल प्रोसेस कॉजिंग मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? व्हाट इज मैकेनिकल प्रोसेस? क्या मैकेनिकल प्रोसेस जनरली हम उसको बोलते हैं जहां पे कहीं ना किसी ऑब्जेक्ट से फोर्स क्रिएट किया जाए। कभी भी मैकेनिकल वर्ड आए तो उसको इस तरीके से रिलेट करो कि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स क्रिएट किया जा रहा है तो वहां मैकेनिकल वर्ड यूज होगा। ठीक है, अब मैकेनिकल प्रोसेस, अब ये फोर्स कहां क्रिएट होगा वो भी बोर्ड पे देखेंगे अपन। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस कॉजिंग डिसइंटीग्रेशन, बात आ गई ना फिजिकल वेदरिंग में डिसइंटीग्रेशन की, ऑफ कंसोलिडेटेड मैसिव रॉक्स इनटू smaller pieces under favorable climatic condition through various agents, temperature, water, ice and wind। ठीक है, role of different agents in physical weathering described as under। किस तरीके से ये एजेंट काम करते हैं वो अपन देखेंगे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, आ जाओ। सब चीजें मतलब एकदम सिंपली अपन रिलेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी यार ये तो क्या ही आ गया। ठीक है, आ जाओ। बात कर रहे हैं अपन फिजिकल वेदरिंग की। थोड़ी यार क्लास लंबी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी करते हैं। फिजिकल वेदरिंग की, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग की बात करूंगा तो मैं डिसइंटीग्रेशन की बात करूंगा। डिसइंटीग्रेशन अगर हो रहा है तो उसके चार एजेंट्स होंगे। सबसे पहला होगा मेरा टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा, जैसे ये मेरी रॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्या है जी, मिनरल्स है। इस मिनरल के पास एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी, इस मिनरल के पास अलग टेम्परेचर की अलग टाइप की रिएक्शन होगी। अलग अलग मतलब एक तरीके से वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है ना, तो वेरिएबिलिटी के वजह से ही, ड्यू टू दिस वेरिएबिलिटी इन दिस मिनरल, ठीक है, इन द मिनरल ऑफ रॉक, हम क्या देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ये अलग अलग तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। ये मिनरल डिफॉर्म हो जाने से इसके ऊपर से एक फोर्स क्रिएट होगा और एक लेयर के फॉर्म में ये रॉक्स डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी, एक लेयर्स के फॉर्म में चीजें निकलने लग जाएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सफोलिएशन। क्या बोल देते हैं, एक्सफोलिएशन। भाई याद रख लेना यार इस टर्म को, ठीक है। एक्सफोलिएशन क्यों होती है, क्योंकि रॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स रहेंगे। मिनरल्स अगर रहेंगे तो ये मिनरल अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग तरीके की रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग है। तो ये अलग अलग रिएक्शन जब क्रिएट कर रहे हैं तो अलग मतलब वो एक तरीके से टूटेगा ना यार, मतलब चीजें मतलब इनबैलेंस होगी ना, तो जिससे ये एक लेयर्स के फॉर्म में ये जो रॉक है डिसइंटीग्रेट होगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, एक्सफोलिएशन बोल देंगे। ठीक है, एक्सफोलिएशन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सफोलिएशन कहाँ रहेगा, जब फिजिकल वेदरिंग में हम टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। एक्सफोलिएशन, इसी को अपन ऑनियन टाइप वेदरिंग बोल देते हैं। ऑनियन टाइप वेदरिंग, ऑनियन के फॉर्म में रिलीज होगा तो ऑनियन टाइप बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद एक टेम्परेचर अपन, एक तो अपन एक हाई टेम्परेचर की बात कर ली, ठीक है, यहाँ पे इस केस के अंदर अपन ने हाई टेम्परेचर की बात कर ली। बात करें फ्रीजिंग की, लोअर टेम्परेचर की भी तो बात करेंगे ना अपन। जब लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसी रॉक के अंदर जो वाटर कंटेंट है, क्या है, वाटर कंटेंट है। अब एक चीज आप मुझे बताना कि कभी आपने देखा होगा स्पेशली सर्दियों के अंदर, जब आप एक पानी की बोतल फुल करके, ठीक है, एक पानी की बोतल फुल करके इसको थोड़ा सा ब्लैंक रखो, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैंक रखोगे आप और इसको आप फ्रीजर में रख दो,
फ्रीजर में रखने के बाद जब इसको आप सुबह देखोगे तो ये बॉटल फुल है, मुझे लगेगा और फुल आपको मिलेगी, पानी बाहर निकला हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर बहुत बिलो चला जाता है, तो वाटर क्या करता है कि एक सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लोअर टेम्परेचर की कंडीशन के अंदर वाटर सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड फॉर्म के अंदर ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप मुझे, अगर मानो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अगर लिक्विड फॉर्म के अंदर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं होती है वाटर के केस में, ठीक है, अगर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगी तो एक तरीके से एक सिस्टमैटिक जमेगी तो ये ज्यादा स्पेस कवर करेगी तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो चीजें हैं, तो हमें इतना याद रखना है कि अगर वाटर को अगर अपन फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से ये एक फोर्स क्रिएट करती है। अरे यार इसी फोर्स की तो बात कर रहे थे अपन, ठीक है, इसी फोर्स की तो बात कर रहे थे अपन कि एक फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट हो जाने से टूटेगा, ठीक है। तो आ गया फिजिकल वाली बात पे, तो ये इस तरीके से टूटेगा लोअर टेम्परेचर की वजह से। सिंपल है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो जाने से मेरा वाटर कंटेंट क्या होगा, फ्रीज करेगा, फ्रीज कर लेने से इसका वॉल्यूम जो है अराउंड 9% तक इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कर जाने से इसके अंदर 1495 टन का, आइडिया लगा लो आप, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट में देख लेता हूं, ठीक है, नहीं 1465 टन का, ठीक है, 65 1465 टन, ठीक है, 1465 टन पर मीटर स्क्वायर का, 1465 टन पर मीटर स्क्वायर का एक फोर्स क्रिएट होगा, जिससे रॉक क्या टूटेगा, रॉक क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ये 1465 टन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, आप याद रखना है इसको, ठीक है, इस अमाउंट को, ये 9% भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर भैया इस हिसाब से डिसइंटीग्रेट कर देता है। आ जाओ रे, आ जाओ, जल्दी आ जाओ यार, ठीक है। टेम्परेचर की मैं बात करूं, उसके बाद मैं बात करूंगा ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर सिंपल है कि किसी भी रॉक के ऊपर अगर ग्लेशियर्स जमा हुआ है, तो जमने के बाद जब वो पिघलता है ना, तो वो रॉक्स को भी कुछ फोर्स लगा के साथ में लेके जाता है। वाटर की अगर अपन बात करेंगे, वाटर एक तरीके का फ्लोइंग एजेंट है। दूसरा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 81 के अराउंड होता है। तो ये चीजों को डिसॉल्व करने में, अभी अपन केमिकल वेदरिंग के अंदर एक सॉल्यूशन नाम से सॉल्यूशन एक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें भी हम वाटर की ये बात करेंगे। तो इस हिसाब से वाटर फ्लो भी करता है ना, तो चीजों को साथ लेके चलता है, तो वो तोड़ता हुआ चलता है, ठीक है। एक लास्ट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विंड की बात अपन कर लेते हैं, ठीक है, विंड की बात अपन कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां देख लेते हैं अपन, विंड की बात अपन करें, तो विंड क्या करेगी कि आप देखो, जब कोई भी रॉक्स का जो मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन अगर अबोव द सरफेस हुआ है, ठीक है, ये मेरी सरफेस है, ठीक है, ये मेरी सरफेस है, इस तरीके से रॉक्स बनी हुई है। आप यार कभी मतलब देखो ना, आप नेचर में देखो ना, सोचो कभी, अब तक नहीं सोचा था, अब सोचना, क्योंकि आप ऑब्वियसली अब फाइनली इसमें सॉइल साइंस पढ़ रहे हो, तो जब रॉक्स के ऊपर हम देखते हैं तो वो एक तरीके से छितरी हुई सी लगती है, एकदम प्लेन क्यों नहीं होती, एकदम एंगुलर टाइप में क्यों नहीं होती है? रॉक्स का जो ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो एकदम एंगुलर क्यों नहीं होता, वो ऐसे सब एंगुलर या राउंड शेप में ही क्यों होता है? कभी सोचा है? वो इसी वजह से होता है यार। विंड क्या करती है, जैसे अगर मानो कि ये एंगुलर शेप में रहेगा, अगर ये चीज अगर इस तरीके से एंगुलर शेप में रहेगा, तो विंड का प्रेशर आएगा, प्रेशर आ जाने से ये पार्ट्स इसका टूट जाता है। तो हम टूटने की तो बात कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन की, तो विंड बस यही काम करती है। और इस टाइप की वेदरिंग को अपन मशरूम टाइप वेदरिंग बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या, हम इसको मशरूम टाइप, क्योंकि मशरूम का जो ऊपर का पोर्शन है वो भी तो इस तरीके का ही बन जाता है ना, तो बस उसी से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो मशरूम टाइप वेदरिंग इसको बोलेंगे। ये हमारी फिजिकल वेदरिंग कंप्लीट हुई, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, आ जाओ नोट्स के ऊपर आ जाओ, क्या लिखा है हमने बुक्स में क्या लिखा है देखते हैं। सेम यही चीजें जो आप जिन बुक्स को पढ़ने से आप डरते हो ना, उसमें यही चीजें लिखी हुई है, देखो आ जाओ। ये रही फिजिकल वेदरिंग आपकी, ठीक है, ये रही फिजिकल वेदरिंग।
वो डिसइंटीग्रेशन अपन पढ़ लिए थे। टेम्परेचर की अपन बात करेंगे। ड्यू टू मोनोमिनरलिक एंड पॉलीमिनरलिक रॉक, नेचर ऑफ रॉक्स, डिफरेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, डिफरेंट एक्सप्रेशन एंड कंट्रैक्शन किसके अंदर, डिफरेंट मिनरल्स के अंदर, ठीक है। अकर ओइंग टू डायर्नल टेम्परेचर, डायर्नल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, दिन और रात के अंदर जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होता है ना, उसको अपन डायर्नल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। डायर्नल, डेली के टेम्परेचर में जो चेंजेस हमको देखने को मिलता है उसको डायर्नल टेम्परेचर बोलते हैं। रिजल्टिंग इज पीलिंग ऑफ सरफेस लेयर फ्रॉम रॉक्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सफोलिएशन और ऑनियन टाइप वेदरिंग, ठीक है। यही बात अपन ने करी थी, यही बुक्स में लिखा हुआ है। कॉल टेम्परेचर के अंदर अपन वही वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 1465 टन का, ये चीजें हो गई, ठीक है, ये पढ़ ली। वाटर की अगर बात करेंगे तो वही वाइड स्प्रेड वेदरिंग एजेंट इसको अपन कंसिडर करेंगे, विच इज केरी ह्यूज बोल्डर्स एंड ब्रेक्स, जो बोल्डर्स होते हैं ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको लेके वाटर मूव कर सकता है, तो वही बात ये कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं अपन। आइस और विंड, आइस का बिल्कुल ग्लेशियर्स जो चिपका हुआ था वो उतरेगा तो निकलेगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं जाएंगे उसके ऊपर। हम बात करेंगे विंड की। विंड वाला यही जो हमने मशरूम का एग्जांपल देके देखा, राउंडेड रॉक, मशरूम रॉक, रिमेंट अराइवलीज आर कॉज्ड बाय विंड इरोजन, ठीक है, वही बात है, पूरा मशरूम वगैरह ये एरिया आ गया पूरा, ठीक है। बस ये आपका फिजिकल वेदरिंग कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन केमिकल वेदरिंग की, ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग की बात करेंगे, आ जाओ, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि केमिकल वेदरिंग कहाँ पे डोमिनेंट होती है, ठीक है। डोमिनेंट कहाँ होगी, जहाँ पे पानी भी ज्यादा होगा और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अरे यार, ऐसे क्लाइमेट के तो हम ह्यूमिड क्लाइमेट बोलेंगे, जहाँ टेम्परेचर भी बहुत देखने को मिलेगा, एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी भी बहुत देखने को मिलेगी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर कहाँ से आती है, रेनफॉल से, ठीक है। तो जहाँ पे हमने केमिकल वेदरिंग कहाँ डोमिनेंट होगी, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहाँ वाटर भी ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा। केमिकल वेदरिंग इज अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस, पढ़ लिया ना यार, कुछ नया तो नहीं है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस विच टेक्स प्लेस प्राइमरीली एट द जंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, समझ आ गया। एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर कल देखा था हमने, ऊपर वाला लेयर एटमॉस्फेयर जो गैस पोर्शन था, लिथोस्फीयर जो सॉलिड पोर्शन था, उसके जंक्शन के ऊपर कहाँ होती है, जंक्शन के ऊपर क्या होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, और उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग फ्रंट, ठीक है, वेदरिंग फ्रंट। भाई याद रख लेना डेफिनेशन को, बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज वेदरिंग फ्रंट, व्हाट इज वेदरिंग फ्रंट। तो जंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। कल सबको फर्स्ट क्लास में लग रहा होगा कि यार क्यों ज्योग्राफी पे जा रहे हैं, ज्योग्राफी पे इसीलिए जा रहे थे ताकि हमको बुक्स की लाइन टू लाइन चीज समझ में आए, ठीक है, बुक्स की लाइन टू लाइन, क्योंकि बुक्स पढ़ने से ही होगा उत्थार दो, ठीक है, और एग्रीकल्चर का तो वैसे ही करना ही है यार, ठीक है। तो जंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदरिंग फ्रंट, ठीक है। वेदरिंग फ्रंट की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेंगे, पूछा जा सकता है, डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। इट लीड्स टू अल्ट्रेशन और डिसअपियरेंस ऑफ सम मिनरल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू, जिसको हमने सेकेंडरी मिनरल्स देखा था। केमिकल वेदरिंग से, हाँ एक चीज और अपन याद रखेंगे कि केमिकल वेदरिंग से क्या बनता है, सेकेंडरी मिनरल बनता है, ठीक है। हमने देखा था कि जो सबसे पहले था हमारा प्राइमरी मिनरल, उससे बना था सेकेंडरी मिनरल, ठीक है। अब प्राइमरी मिनरल से सेकेंडरी मिनरल, प्राइमरी मिनरल क्या था कि डायरेक्ट जो रॉक से आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट जो रॉक से आ रहा है, और सेकेंडरी मिनरल क्या था कि जो प्राइमरी मिनरल की वेदरिंग से था। वेदरिंग कौन सी, केमिकल वेदरिंग, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए अपन केमिकल वेदरिंग को बोलते हैं कि न्यू सेकेंडरी मिनरल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी इसको अपन बोलते हैं फोर अर्नर ऑफ क्ले मिनरल, फोर अर्नर ऑफ क्ले मिनरल, मतलब क्ले मिनरल क्या, सेकेंडरी मिनरल, ठीक है। सेकेंडरी मिनरल को बनाने में कौन सा प्रोसेस काम आ रहा है, केमिकल वेदरिंग। तो फोर अर्नर ऑफ क्ले मिनरल किसको बोल रहे हैं, केमिकल वेदरिंग को। और केमिकल वेदरिंग के अंदर भी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को, कभी इन डेप्थ क्वेश्चन जाएगा तो वो हाइड्रोलाइसिस पूछेगा, अगर सिंपली पूछा तो उसने केमिकल वेदरिंग लिखेगा, ठीक है, या डिकम्पोजिशन लिखेगा। तो ये देखो सेकेंडरी मिनरल अगर अपना बन रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, फोर अर्नर ऑफ क्ले मिनरल। दिस वेदरिंग डोमिनेंट इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल बोथ आर हाई, ठीक है, दोनों हाई होगा, वहां केमिकल वेदरिंग होगा।
देन एरिड क्लाइमेट से ज़्यादा ये होगा, वाटर के अंदर अगर CO2 कंटेंट और ये अगर प्रेजेंस ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर कंटेंट बढ़ जाता है तो वाटर की सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे वेदरिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही बात है इसमें। उसके बाद अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो जो एक बेसिक लाइन और दिमाग में रखेंगे यार, कि जो हम केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं, ठीक है, केमिकल वेदरिंग की बात अपन करते हैं तो इसके अंदर 6 प्रोसेस है। अब 6 प्रोसेस को रटने नहीं बैठेंगे एक तो, ठीक है, 6 प्रोसेस को रटना कुछ नहीं है। इसके अंदर से जो जो 3 है ना, तीन तो पानी से हो रही है। 6 में से 3 तो किससे हो रही है? पानी से हो रही है। पहला हो गया सॉल्यूशन, दूसरा हो गया हाइड्रेशन और तीसरा हो गया हाइड्रोलाइसिस। 3 याद हो गई, ठीक है। बाकी 3 कैसे याद करेंगे? ऑक्सीजन तो सबको याद रहेगा ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन से हो जाएगी। ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रहा है तो रिडक्शन। 5 प्रोसेस याद हो गई। एक छोटी मोटी कार्बोनेशन और याद रख लेना, ठीक है। तो कभी भी केमिकल वेदरिंग की 6 की 6 प्रोसेस को हम रटने नहीं बैठेंगे कि हाइड्रोलाइसिस यार तो भी भूल गया, नहीं। 3 तो हो रही है पानी से, पहला सॉल्यूशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरी हाइड्रोलाइसिस। 2 हो रही है ऑक्सीजन से, जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, हट रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। और लास्ट वन जो है कार्बोनेशन, जिसमें बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। तो बात कर लेंगे अपन सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन सिंपल अभी बात किया था कि जो वाटर है, वाटर कभी भी अपन देखते हैं यार कि किसी भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम वाटर करता है। आपको किसी भी चीज को घोलना हो ना, सॉइल साइंस पढ़ रहे हो, लैब में देखोगे किसी भी चीज को घोलना है, अरे यार डिस्टिल वाटर लिया हो, किसी भी चीज को घोलना होगा डिस्टिल वाटर लिया हो। कुछ भी बनाना है आपको, कोई रिएजेंट बनाना है या फिर कोई स्टैंडर्ड बनाना है, कुछ भी बनाना है, क्या करोगे? डिस्टिल वाटर लिया हो, उसमें मिक्स कर दो। क्यों? क्योंकि वाटर अच्छे से डिसॉल्व कर लेता है चीज़ों को, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है वाटर। और वो क्यों है? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना होता है? 81 के अराउंड। याद रखेंगे अमाउंट, ठीक है। हम जब सॉइल वाटर पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो जब वाटर की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो उसके अंदर भी देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 81 होती है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होने के कारण वाटर एक सॉल्युबिलिटी एक्शन बहुत अच्छे से करता है। तो ये जो सॉल्यूशन प्रोसेस है वो, उससे भी वेदरिंग होती है, रॉक्स वगैरह घुल जाती है, ठीक है। तो ये देखो H2O, जैसे CO2 हमने अभी पहले देखा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी और अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स की क्वांटिटी अगर वाटर में इंक्रीज कर जाती है तो वाटर की सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रहा, ये क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा और वाटर की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद अपन हाइड्रेशन की बात करें। हाइड्रेशन के अंदर अगर कोई किसी, इसको आप थोड़ा देख लेना यार, बस मैं सिंपल आपको जो बेसिक चीज़ें समझाने वाली वो बता देता हूँ। इसके बाद में हम देखें कि हाइड्रेशन की बात करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब होता है कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड के आगे साथ आगे जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाने से, ठीक है, उसकी जो केमिकल चीज़ें, जो उसका जो कंपोजिशन चेंज होता है, उसको हम केमिकल वेदरिंग के अंदर कंसिडर करेंगे। और हाइड्रेशन वाटर के ऐड, जैसे एनहाइड्रेट, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, अगर इसके अंदर 0.5 मॉलिक्यूल्स H2 आके ऐड हो जाता है तो उसको हम हैंडमी हाइड्रेट बोल देते हैं। ऐसे हमारा जिप्सम बनता है CSO4.2H2O, तो 2H2O यहाँ आके ऐड हो गया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ओलिवाइन से सर्पेंटाइन का बनना किसका एग्जाम्पल है? तो हाइड्रेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसको थोड़ा आप अच्छे से देखेंगे तो सब कुछ चीज़ें समझ आएगी आपको। बाकी इसमें जो समझाने का है वो मैंने बता दिया है आपको। इसके बाद में जब ये हाइड्रोलाइसिस की हम बात करेंगे, हाइड्रोलाइसिस को अपन डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन। और अभी सबसे पहले हमें जो फोररनर ऑफ क्ले मिनरल की बात करी थी, फोररनर ऑफ क्ले मिनरल भी हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं वो आपको बता दिया मैंने। इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस कौन सी होती है? हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसको डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O, ये क्या करता है? H+ और OH- में टूटता है। ये H+ जो जिसके साथ रिएक्शन करता है, एक पार्ट के साथ तो ये H+ जुड़ता है, दूसरे के साथ OH- जुड़ता है। देख लो ऑर्थोक्लेज के अंदर KAlSi3O8, यहां से तोड़ा इसने K को, तोड़ने के बाद में K के साथ तो क्या जुड़ गया? ये OH जुड़ गया, और AlSi3O8 के साथ क्या जुड़ गया? ये हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये क्ले मिनरल बना लिया और KOH बना लिया। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? फोररनर ऑफ क्ले मिनरल। क्या बन रहा है? क्ले मिनरल, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन की बात की। ऑक्सीडेशन के अंदर
सिंपल है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। अगर इस FeO के अंदर, ठीक है, इस FeO आयरन ऑक्साइड के अंदर, सॉरी, आयरन ऑक्साइड के अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हेमेटाइट बनता है, हेमेटाइट बन गया। रिडक्शन ऑक्सीजन का निकल जाना, ये चीज़ें भी बेसिक आप जैसे पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और लास्ट का ये कार्बोनेशन, ठीक है। ये हमारा वेदरिंग और मिनरल वाला पोर्शन आज कंप्लीट किया हम लोगों ने। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जो वेदरिंग हो गई है, वेदरिंग फ्रंट तक अपन आ गए हैं, ठीक है। रॉक्स मिनरल्स पढ़ते हुए उसको तोड़ लिया, उसके अंदर चेंजेस देख लिया। उसके बाद एक्चुअल के अंदर अब एक चीज और बन गई, जब हमारी फाइनल सॉइल बनने में एक सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और वेदरिंग वो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, दोनों को पढ़ लेने के बाद हमें कंबाइंडली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल के अंदर नेचर में सॉइल कैसे बनती है। तो आज हमने यहाँ तक वेदरिंग तक की बात की। नेक्स्ट बात अपन अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।